पाँचों ने यूट्यूब से शिफ्ट कर दिए है। ओके, गुड मॉर्निंग, लिसन केयरफुली बेटा। यस, टुडे आवर टॉपिक इज डोपिंग। वर्ड सुना है बेटे कभी पहले? व्हाट इज डोपिंग? क्लोज द डोर प्लीज, 1 minute. Now, listen carefully. What is doping? Taking any type of substance which is not favorable for your body and it enhance your performance during any competition. That is called doping. ठीक है? Artificial taking any sort of substances to enhance your performance, that is called a doping. ठीक है बेटा? उसको हम क्या बोलते हैं? Doping. And it is a type of unfair mean. ये एक तरीके से चीटिंग है, अनफेयर मीन है। जैसे हम बच्चों को समझाते हैं ना स्कूल में कि चीटिंग नहीं करनी, व्हाई? टू गेट मोर मार्क्स। इन द सेम वे इन द स्पोर्ट्स ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें क्या है, हम परफॉर्मेंसेस को शो करते हैं। हम कोई भी आर्टिफिशियल या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस लेकर और उसके साथ हम अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं। ठीक है? इसमें आता है एक वर्ड वाडा, WADA। W मीन्स वर्ल्ड, A फॉर एंटी डोपिंग एजेंसी। टू चेक इट में भी ये एजेंसी जो है या जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि ड्यूरिंग द कंपटीशन टाइम ही हम डोपिंग टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है? दिस इज ऑन द डिमांड ऑफ द ऑफिशियल्स या जो ऑर्गेनाइजिंग होते कमेटी वगैरह होती हैं, उनको अगर कहीं से शक हो जाए या पता चल जाए तो वो क्या करते हैं, इसके लिए अलाउ करते हैं कि हमने डोपिंग करनी। इट मे बी बिफोर द कंपटीशन, ड्यूरिंग द कंपटीशन और ऑफ द कंपटीशन। इवन दो अगर मेडल भी मिल गया हो या कुछ, अगर तुम्हारी कोई कंप्लेंट कर दे कि ये प्रॉब्लम थी या इसने चीटिंग करके या डोपिंग का प्रॉब्लम थी तभी इसने ये परफॉर्मेंस दी है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर उसकी चेकिंग होती है। अब इसके लिए क्या है कि डोपिंग में, डोपिंग जो है वो दो टाइप से चेक की जाती है बेटा। ब्लड डोपिंग होती है एक, और दूसरी जो है वो जीन डोपिंग होती है। इसमें एक और है जो नॉर्मली हम लेते हैं, दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल चेकिंग ऑफ द डोपिंग। ठीक है? ब्लड डोपिंग का मतलब है कि हमारे ब्लड के जो RBC सेल्स हैं या हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ा देता है। ठीक है? इंजेक्ट ऐसे करना ताकि उसके अंदर हमारे जो RBCs हैं या हमारे जो ब्लड के हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ा देते हैं। वाई? उससे क्या होता है बेटा, हमारा बहुत ही ईजी काम ये हो जाता है कि उससे क्या, ऑब्वियसली जब ब्लड के अंदर RBCs जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, परफॉर्मेंसेस जो हैं वो ज़्यादा। ठीक है ना? उसके अंदर क्या आ जाता है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ जाती है। और अगर हमारी परफॉर्मेंस बढ़ गई तो ऑब्वियसली वी विल गिव अ गुड रिजल्ट फॉर आवरसेल्फ, फॉर अवर whosoever ऑर्गेनाइजिंग, या हमारे जिससे रिलेटेड है वो नेशनल है या इंटरनेशनल है तो स्टेट के लिए, कंट्री के लिए हम परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी होती है बेटा जीन। ये जो ब्लड परफॉर्मिंग है इसमें ओरल भी करते हैं, ओरली मेडिसिन वगैरह देकर भी हो जाता है, और इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शंस हैं वो भी दिए जाते हैं। हाँ, आईवी वेन को बोलते हैं। ठीक है? आईवी का मतलब है इंटरवेन और इंट्रावेन, और आईएम जो है वो है इंट्रामस्कुलर, सुपरफिशियल, बाहर जो नॉर्मल आपको इंजेक्शन लगते हैं ना उसी तरीके के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास जीन डोपिंग। वैसे तो जीन्स जो है दैट इज द गॉड गिफ्ट। ठीक है? पेरेंट्स थ्रू ऑफस्प्रिंग आते हैं, वही जीन जो है वो हमारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमें पता चलता है कि ये इस प्रकार से जो काम कर रहा है किसके थ्रू कर रहा है। ठीक है? हम कहते हैं ना रिजेंबलिंग टू हिज पेरेंट्स और टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स और टू, यहाँ पर जीन्स में क्या है, वहाँ पर भी छेड़छाड़ करना, टेम्पर करना, किसी भी तरीके से उनको एनहांस करना, उनकी बढ़ोतरी करना, उनमें चेंजेस लाना, वो सारी चीज़ें जो होती हैं दैट कम्स अंडर द जीन्स डोपिंग।
ठीक है। और उसी के द्वारा फिर क्या होता है, परफॉर्मेंस को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें कई तरीके के बेटे जो सब्सटेंसेस हैं अलग अलग पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ऑन द स्पॉट बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, तभी लोग लेते हैं, ठीक है ना। बट इन द लॉन्ग रन जो है ये हमारी पूरी बॉडी को खराब करने में इनके काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। बड़े कॉमन आपने नाम बहुत सारे सुने भी होंगे, और कुछ हैं जिनके जो हैं फिजियोलॉजिकल नेम्स हैं, ठीक है ना, वो हमें पता नहीं, कॉमन नेम हमें पता है। अगर हम पेन किलर का नाम ही ले लें, नार्कोटिक, अगर हम पेन किलर बोलें तो हमें पता चलता है कि अच्छा दर्द के लिए ये गोली है, और आम बच्चे को, आम बंदे को पता होते हैं उसके नाम। लेकिन इनके जो एक्चुअल नेम्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। फिर भी आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, और ये भी सुना होगा कि दीज आर प्रोहिबिटेड। और उससे भी ज़्यादा मैं बता दूं कि आजकल तो जो पंजाब में मुहिम चल रही है, जो बड़ी ग्रुप है, जो दैट इज़ ओनली फॉर दिस ओनली टू अवॉइड ड्रग्स टेकिंग, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। वाई? टू डू द वर्क फॉर अ मैक्सिमम लॉन्ग पीरियड, ठीक है। काम को, अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हम लेते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का नाम सुना होगा, या सिंपल आपने स्टेरॉइड्स का नाम भी सुना होगा, ठीक है ना बेटा। अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये हमारी एनहांस करते हैं, फिजिकल और मेंटल रेडीनेस को तैयार करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर को और मानसिक तौर से हमें प्रिपेयर कर देते हैं, या उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर देते हैं। इससे ही हमारे पास है बीटा 2, ठीक है, बीटा ब्लॉकर हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आप कॉमन सुनेंगे। अब मेनली जो ड्रग्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना बेटा। आपने अगर मेडिसिन भी लेने जाते हो, वहाँ पर लिखा होता है टेक अप टू दिस टू टेस्ट लेवल तक, ये मेडिसिन की इतनी क्वांटिटी ही लेनी है। वाई सो? मेडिसिन की क्वांटिटी इतनी ही क्यों लेनी है? क्योंकि दैट विल बेनिफिशियल फॉर यू, बट टेकिंग दैट मेडिसिन इन अ स्ट्रॉन्ग, और यू कैन से इन अ एक्सेस, दैट विल हार्म, ठीक है। कई बार होता है ना, कई कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है, एक की जगह 2 गोलियां दे दो, 3 ले लेते, 4 नहीं। दैट इज प्रिस्क्राइब्ड, एंड मोर ओवर दैट इज फिक्स्ड कि इतनी ही हमें अगर नींद नहीं आ रही, क्यों? वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, ना कि हमारी बॉडी को हार्म देने के लिए है। लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही जो भी ड्रग्स हैं उनके नेम तुमको बाद में लिखवा देते हैं। जितने भी ड्रग्स हैं उनका सबसे पहला नॉर्मली इफेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जिस चीज़ का इफेक्ट हो जाए, समझ लो हमारी बॉडी टोटली खराब हो गई है। कुछ ऐसे हैं, वैसे भी अगर हम इसका बहुत इजी एग्जांपल लें तो अल्कोहल के बारे में पता है आपको, ठीक है ना। नॉर्मली अल्कोहल मैक्सिमम लोग लेते हैं, जैसे शराब कहते हो आप, है ना। वाई? समटाइम्स यूजुअली वी लर्न, अरे हाँ इसमें भी पी लो, खुशी में पी लो, गम में भी पी लो, बिकॉज यू विल रिलीव। ये आम लोगों की धारणाएं हैं, लेकिन नहीं, जिनके फैमिलीज में या जिनके घरों में होता है, दे विल नेवर प्रेफर दिस। उनके हिसाब से होता है कि नहीं, क्यों? वो तुमने भी आम सुना भी होगा और देखा भी होगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग द फंक्शंस एंड ऑल, कि जब एडिक्शन हो जाती है या जिस चीज़ को ओवर ले लेते हैं, उससे क्या होता है, या हंगामा कर देंगे, या खुद चोट लगाएंगे, या नाली में पड़े होंगे उल्टे, है ना, या सीधे पड़े होंगे, उनको उठाकर घर तक लाना होता है। ये क्या है? बिकॉज एट वन, कोई भी चीज़ जो है उसकी लिमिट बहुत अच्छी होती है, वो हमें क्या देती है? हमें बेनिफिट देती है, लेकिन उससे एक्सेस होना हमारे लिए नुकसानदायक है। अब डोपिंग का सेम है बेटे, IOA। IOA किसको कहते हैं बेटा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसमें डोपिंग के बारे में बहुत बोला गया है, या एंटी डोपिंग का बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। वाई? टू गेट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन। IOA में भी यही कहा गया है, जो भी अगर आपने रूल्स या उसके प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो उसमें यही लिखा है कि डोपिंग जो है वो प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। ये हमारी परफॉर्मेंसेस को बेटर नहीं करती हैं, रादर ये हमारी परफॉर्मेंस में रुकावट है,
ठीक है, हमारी एग्जैक्ट जो परफॉर्मेंस है उसमें एक तरीके से रोक लगाती है। नो डाउट इनके लेने से अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट ये हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और साथ के साथ ही इससे हमारी रैपिड रिकवरी भी होती है। ठीक है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इनके साइड इफेक्ट्स हैं। ये तुम्हें इनके नाम बता सकती हूँ बेटे कौन कौन से हमें नॉर्मली जो है हम ये लेते हैं और इसे लेना सिंपली प्रोहिबिटेड है। अगर आपने कोकीन के बारे में सुना होगा, ठीक है, कोकीन है इसमें जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। फिर स्टेरॉइड्स तो आप नॉर्मली जिम में आम मुझे लगता है स्टेरॉइड्स देते ही देते हैं टू बिल्ड अप द मसल्स एंड ऑल, इसके लिए ये होती हैं। ठीक है, या फिर हम बीटा ब्लॉकर लेते हैं, ठीक है, नार्कोटिक लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं और इनके सेकंड नेम्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये हमारा जनरल है कि जो हमारी डोपिंग की परफॉर्मेंसेस है उसके लिए ये हमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक है, लेकिन हम फिर भी इसकी क्या करते हैं, यूजेस करते हैं। इसमें एक जगह पर है एथलेटिक्स की क्या या एथलीट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स इट्स गेम्स एंड ऑल। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि हमें फेयर गेम खेलनी चाहिए, गेम जो है वो फेयर होनी चाहिए। वाई, जैसे आप टेस्ट देते हो हम कहते हैं कि बेटा चीटिंग नहीं करनी, या जो परफॉर्मेंस है वो अपनी एक्चुअल दो सो दैट यू कैन कम टू नो अबाउट योर एक्चुअल स्टैंडिंग, कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। इन द सेम वे हम क्या करते हैं बेटा, जब हमारी परफॉर्मेंस हो दी जाती है स्पोर्ट्स के लिए, उसके लिए यही प्रॉब्लम आती है कि हम प्रॉपरली इसका काम हमें करना चाहिए। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द ड्रग्स जिसे बोलते हो या नॉर्मली हम बोलते हैं, उसके अंदर आते हैं हमारे, और इनका सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पर और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो कार्डियोवास्कुलर है इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है बेटा, इसलिए हमें इन चीज़ों को छोड़कर और नॉर्मली हमें करना चाहिए। स्टॉप है, हार्मफुल जो है वो हमारे लिए ये सारे के सारे हैं। टेक अ न्यूट्रिशनल डाइट एज, इससे ज़्यादा बेटर है कि हमें डाइट जो है वो न्यूट्रिशनल ले लेनी चाहिए रादर देन टेकिंग सच टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, साइड इफेक्ट्स है, एनाबॉलिक का है बेटा, हमारे कार्डियोवास्कुलर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका, ये आपकी बुक में नहीं है। एंड्रोक्रिनल पे भी हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और हमें साइकोलॉजिकली भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकली यानी कि हमारे दिमाग पर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। उसके बाद है स्टिमुलेंट्स जो हैं वो हमारी नो डाउट हार्ट रेट को या पल्स रेट को बढ़ाते हैं, जिसके कारण सर्कुलेशन बढ़ती है, जिसके कारण ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है और वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी को खराब करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नार्कोटिक है, फिर पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसे होते हैं बेटे जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कई बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है तो उन्हें इस तरीके की मेडिसिन आम लिखा होता है, हाइट बढ़ाने के लिए मेडिसिन लो, ये लो। नो डाउट ये पूरा डिपेंड करता है हमारे जीन्स, हमारे पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन होती हैं जो कुछ एट सम एक्सटेंट दे आर हेल्पफुल। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो हमारे मददगार होती हैं इन चीज़ों के लिए, तभी मेडिसिन बनी है, बट इन अ लिमिट। हर चीज़ की लिमिट होनी हमारे लिए, ड्यूरेटिक्स हैं वो लेने हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और कितने वो हैं, इसका नॉर्मली हमने डोपिंग के अंडर देखा गया है, या हम कह सकते हैं कि ये ड्रग्स के ये चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू बेटा? नाउ लेट मी टेल यू कि आपके रिवीजन टेस्ट आ रहे हैं। आपने फाइल कोई भी नहीं ना दिया अभी तक, फाइल कोई भी नहीं जमा करवाई आपने, है ना?
कोई भी नहीं मिले, नहीं कल तो आता ही नहीं है बेटे, इसलिए हाँ हाँ हाँ, 2 फाइलें बनानी है ना बेटे, एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और एक दूसरी बनानी है। इसको इस चैप्टर के साथ अटैच किया गया है कि व्हाई डोपिंग इज नेसेसरी ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स, और ये सबसे ज्यादा फेमिलियर भी इसी में है। वर्ड जो है आपने सुना होगा, ये आम जो है वो स्पोर्ट्स के साथ ही रिलेटेड है, डोपिंग वर्ड। ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमने पढ़ी है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो है वो क्या क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए। कैन एनीवन टेल के स्पोर्ट्स के कौन कौन से होने चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट कौन कौन से होने चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं बेटा? कॉन्सेप्ट, देयर इज अ डिफरेंस, यही पूछ रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, देयर इज अ डिफरेंस। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, बिफोर द ट्रेनिंग या बिफोर मैच, ऑन द मैच एंड आउटसाइड कंपटीशन। कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के टाइम पे और उसके बाद, उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। उसके अंडर ही मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे अगर हमारा 1 साल का प्रोग्रामिंग है तो उसमें से हमने जनरल को कितनी देनी है, स्पेसिफिक को कितना टाइम देना है, ड्यूरिंग कंपटीशन जो स्ट्रेटेजीज वगैरह प्लान करनी है उसको कितना टाइम देना है, और खेल को किस तरीके से परफॉर्म करना है ड्यूरिंग द कंपटीशन। एंड आफ्टर दैट आल्सो वी आर नॉट सपोज्ड टू लीव दैट एक्टिविटी, we have to do the conditioning or limiting down till the, ठीक है ना, कंपटीशन के बाद करना है लेकिन उसकी ड्यूरेशन और उसकी जो हार्डनेस है उसको लेस कर देते हैं, उतना विग्रेस वो काम नहीं करते हैं, ठीक है ना बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक, जैसे जनरल अप में ऐसे ही स्पेसिफिक स्पोर्ट्स होती हैं, हर एक की वार्मिंग अप जो है या स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं पर्टिकुलर गेम की। इसके बारे में तुम्हें पता होना जरूर चाहिए कि 2-3 एक्टिविटीज जो हैं वो हर स्पोर्ट्स की आपको पता होनी चाहिए कि हमने डमी कैसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्रिकेट की आपको बताया था और आपने देखा भी होगा कि ड्यूरिंग द कंपटीशन आप न्यूज में सुनते हो कि टीम पहले पहुंच गई है, उनका फ्रेंडली मैच हो रहा है या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको दिखाया जाता है कि टीवी पर के नेट लगाया हुआ है, वहां पर बॉलिंग कर रहे हैं या शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज अ स्पेसिफिक वार्मिंग अप ऑफ पर्टिकुलर गेम। किसी भी पर्टिकुलर गेम का जो है वो नॉर्मली स्पेसिफिक प्रैक्टिस करवाई जाती है। जो बैट्समैन है वो बैट की करते हैं, ठीक है ना, कि बैटिंग कैसे करनी है, कौन सी शॉट लेनी है, बॉल, और जो बॉलर्स हैं वो अपनी, अगर स्पिनर्स हैं तो वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और जो दूसरे होते हैं, और फील्डर्स का भी रोल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है कि किस तरीके से हमने प्रैक्टिस करनी है। इज इट क्लियर बेटा? ये है जनरली। और वार्मिंग अप क्या है, टू वार्म अप योर बॉडी फॉर द फोर्थ कमिंग एक्टिविटी। कोई भी है उसके लिए वार्मिंग अप जो है वो फिजिकली भी होती है, मेंटली भी होती है। शरीर से पहले दिमाग को किसी भी काम के लिए तैयार करना, दैट इज कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप। मैंने ये काम करना है, मैंने ये गेम खेलनी है, मैंने इसमें ये परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए अपने को रेडी करना, दैट इज अ साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप। एंड आफ्टर दैट डूइंग द एक्शन, दैट इज कॉल्ड अ फिजियोलॉजिकल वार्मिंग अप, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल वार्मिंग अप भी जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होती है पर्टिकुलर गेम के लिए, उससे पहले जनरल वार्मिंग अप होती है जिसमें हमारे शरीर के फ्रॉम हेड टू टोज जो हैं वो एक्सरसाइज करवाई जाती हैं या उन्हें टोन अप किया जाता है टू ब्रिंग द कंपोनेंट्स, जो फिटनेस के कंपोनेंट हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। एंड लेटर ऑन द पर्टिकुलर गेम, जो भी गेम्स हैं उसके लिए जिस तरीके की भी
या जो भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वो इजीली परफॉर्म की जा सकती है। मान लो कोई गेम में एंडोरेंस की ज़रूरत ज़्यादा है, किसी में स्पीड की ज़्यादा है, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा है, किसी में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, शॉटपुट है, वेट लिफ्टिंग वगैरह है, इसमें हमें करना है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ये कंपोनेंट जो है फिजिकल फिटनेस का, हमने एक्सरसाइज सारों की है 6 महीने तक, वो जनरल वार्मिंग अप। उसके बाद जब हम स्पेसिफिक में आते हैं तो हम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट बॉडी विच इज मोर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी, हम उसका, ठीक है ना बेटा, इस चीज को क्लियर करते हैं। उसके बाद एक्टिव वार्मिंग अप और पैसिव वार्मिंग अप होती है, ठीक है। एक्टिव वार्मिंग अप जो है वो वर्ड इटसेल्फ इज क्लियर। एक्टिव मतलब टेकिंग अ पार्ट इन एनी एक्टिविटी इन एक्टिव मैनर, या करना उसे डायनेमिक वे से करना। और पैसिव का मतलब है स्टैटिक इन अ स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है। कोई भी काम अगर किया जाए उसे बैठकर, सिर्फ बैठकर नहीं, उसमें एक्टिविटी नहीं आती, दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक और अ पैसिव वार्मिंग अप। पैसिव वार्मिंग अप के अंदर मैंने आपको बताया था मसाज कर सकते हैं, टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉट ड्रिंक्स, ठीक है, कॉफी है, चाय है, बेदिंग है, सोना बाथ लेना, स्टीम बाथ लेना, या दूसरे तरीके से। उसके बाद मसाज अपनी बॉडी की करानी, ऐसी बहुत सारी, लिसन टू द म्यूजिक, प्रिपेयरिंग टू योर माइंड एंड बॉडी फॉर द एक्टिविटी, ये होती है वार्मिंग अप के। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में चल जाती है, हम वर्किंग जो है वो स्मूथ कर लेते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। इसे क्लियर टू यू बेटा? इतनी बात समझ में आई? बुक खोल के देखिए पढ़ने के लिए, कि अभी तक बुक नहीं खोली? खोलिए, हैगी है, सच्ची बोलो, बुक है तेरे पास है बुक? पुरानी की नहीं? कौन सी, माधव की है? शुरू माधव के लिए, ठीक है बेटा। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ जो फिजिकल एजुकेशन है इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट। इसमें यह नहीं है कि मैडम दिस इज आउट ऑफ सिलेबस है। जो भी तुम्हें स्कूल में क्लास में करवाया जाता है दैट एवरीथिंग इंक्लूड्स, वो पेपर में आएगा ही आएगा। अब मैंने उस दिन तुम्हें जैसे एक वर्ड करवाया था, दैट इज अ राइसर। ये कभी सुना है? दिस इज वेरी मच रिलेटेड विद द स्पोर्ट्स इंजरीज। व्हाट इज दिस वर्ड? राइसर भी है, प्राइसर भी है। राइस भी है, प्राइस भी है। कभी सुना है ये वर्ड? करवाया था? नहीं। और मैंने ये स्पेशल करवाया। इंजरीज क्या होती हैं? स्पोर्ट्स इंजरीज कौन सी होती है बेटा? इंजरी किसको कहते हैं? चोट लगना। चोट कब लगती है? चोट लगने के कौन कौन से कारण है बेटा? सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, जनरली बता दो आपको चोट कब लग जाती है? गिर गए, ठीक है। और कैसे चोट लग सकती है? उसमें सिर्फ गिर गए, क्यों गिरे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि आप गिरे क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं था। तभी अगर बोलो सामने खड्डा था, ठीक है, जो चीज तुम्हें नहीं पता चली दैट इज सेपरेट। सामने खड्डा था, बातें करते करते गिर गया, ठीक है। और क्या होता है? स्लिप करना, तभी भी चोट लगती है ना बेटा, ठीक है। एनी हेड डाउन कोलिजन को छोड़ दो, जो है नॉर्मली हम क्या है, स्लिप कर गए और कुछ नहीं, ओहो ऊपर से कोई चीज गिर गई, हम खड़े थे, ठीक है, घर में किचन में ही ले, मम्मी के लग जाती है आपके सिर पे बर्तन गिर गया, क्यों गिर गया? सिस्टमेटिकली नहीं रखा था, या बियॉन्ड द रीच चीज थी, या कोई भी कारण। अब ये क्या है, ऐसे ही हमें जो चोट लगती है ना स्पोर्ट्स में, वो उसका मेन कारण क्या होता है? हमारे प्रॉपर गियर ना पहनना, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मान लो मैंने दौड़ना है, उसके लिए मुझे प्रॉपर शूज चाहिए, और मैं चप्पल में दौड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं चप्पल टूट गई तो मैं गिर गई, चोट लग गई। मेरे जो शूज थे उसे मैंने चेक नहीं किया, उसकी फ्रिक्शन नहीं थी, तो मैं स्लिप कर गया। ये भी हो सकता है ना बेटा। मेरे पास, मैंने ग्राउंड की चेकिंग नहीं की, दौड़ने से पहले एक बार मुआयना नहीं किया कि ये ट्रैक जो है वो सुटेबल है या नहीं है।
यहाँ पर ऐसा तो नहीं है बहुत सारे पत्थर पड़े हों या कोई चीज है, अगर मैं गिरूंगा तो मुझे ज्यादा इंजरी हो सकती है, ये हमारे लिए होता है। ये चीजों का ध्यान रखना। फिर क्लाइमेट सुटेबल है या नहीं है, बारिश हो रही है और मैं भागना शुरू करूंगा ऑब्वियसली मेरे लिए, या बहुत तेज हवा चल रही है तो मैं उसके अगेंस्ट भागूंगा, मेरा जोर ज्यादा लगेगा, मेरे बॉडी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये चार सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके अंडर ये आता है प्राइस। ये वर्ड याद रखना, 12th में भी ये वर्ड सेम होगा। P is prevention for everything. P is prevention। और कोई चोट लगने में सबसे पहले रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। R for rest, I for icing। हर चोट जो है उसमें जरूरी नहीं है कि मेडिसिन ही लगती है, हर चोट जरूरी नहीं है जिसमें टांके ही लगते हैं, स्टिचेस लगते हैं। हर चोट जो है वो ब्रेकेज में नहीं होती है। आपने अगर स्ट्रेन एंड स्ट्रेन का मैंने उस दिन बताया था, टी से और पी से क्या फर्क होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ टिश्यूज, स्ट्रेचिंग ऑफ ओवर, स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, स्ट्रेन और स्ट्रेन का बताया था, ठीक है ना। अब ऐसी जो चोट होती है इनमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है जो बाहर नहीं दिखती। पहले रेडनेस हो जाती है, उसके बाद वो जगह काली हो जाती है, जैसे पंजाबी में हम नील पड़ना कहते हैं। उसके लिए क्या होता है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। तो हम क्या करते हैं वहां पर, ये नहीं इसके मालिश करो तेजी से, इसको और गर्म दो, नहीं। रिसर्च के साथ या वैसे भी समय के साथ मेडिसिन में या ट्रीटमेंट में बहुत फर्क आ गया है। वहां पर क्या होता है, ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, उसे स्टॉप करने के लिए गर्म नहीं करना, तब तो ब्लड और फ्लो करेगा। आइसिंग करते हैं, आइसिंग करने से क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है, जम जाता है ना, गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है। ठीक है बेटा, आइसिंग करते हैं। उसके बाद उस स्पेस को हम गर्म पट्टी, नॉर्मली क्रेप बैंडेज सुनी होगी, हम ये जो है मोच आती है या कुछ है जो नियर द जॉइंट्स आती है, हम वहां पर क्या करते हैं, उसे फिक्स करके और पट्टी बांध देते हैं, ताकि मूवमेंट जो है इमूवेबल हो जाए, बॉडी को या उस पार्ट ऑफ द बॉडी को रेस्ट मिले। ठीक है। अब ये है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो हम ये ना करें कि मान लो मेरा यहाँ से कटिंग हुई है तो मैं हाथ नीचे करूंगी, फ्लो और इजी हो जाएगा। इसको अपलिफ्ट करते हैं, जिसे कहते हैं एलिवेशन, एलिवेट करना, ऊपर को उठाना। आर क्या है, रिहेबिलिटेशन, दोबारा उसी चीज को उसी कंडीशन में लाना, उसे कहते हैं प्रॉपर। मान लो मुझे चोट लगी है, मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, अगर कोई सर्जरी या कुछ भी है, हॉस्पिटलाइज किया, उसके बाद मेडिकेशन करनी, उसके बाद फिजियोथेरेपी करनी, उसके बाद प्रॉपर उसी पोजीशन में लाना, दैट इज कॉल्ड रिहेबिलिटेशन। ये वर्ड आपने सुना होगा ड्रग्स के लिए भी, ठीक है ना। रिहेबिलिटेशन जो है वो सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां पर कंट्रोलिंग ऑफ दिस थिंग एंड मेकिंग अ पर्सन टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, दैट इज कॉल्ड अ रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है। ये चीज, ये प्राइस हो सकता है, ये वर्ड प्राइस भी आ सकता है, हो सकता है ये वर्ड प्राइसर भी आ सकता है। कंप्रेशन, प्रिवेंशन, पहला है रेस्टिंग है या रेस्ट है, आइसिंग है, कंप्रेशन है, एलिवेशन है और रिहेबिलिटेशन। ठीक है। दिस इज स्पेशल मेंट फॉर द स्पोर्ट्स इंजरीज। ये स्पोर्ट्स इंजरीज जिनको होती हैं उनके लिए हम उसके लिए, और ये जरूरी नहीं है कि हर एक में आइसिंग ही करनी है। अगर वहां पर इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज हैं उसके अंदर आता है, सॉफ्ट टिश्यूज की हैं, स्प्रेन, स्ट्रेन, ठीक है, फिर आती है अब्रेशन, फिर आती है कॉन्ट्यूशन, कॉन्ट्यूशन भी आपने, या फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स जो होते हैं उसे, फ्रैक्चर किसको कहते हैं पता है ना बेटा, टूटना, बोन का टूटना फ्रैक्चर। अब इसके अंदर भी बहुत सारी आगे फर्दर है, हम तो एक ही बोलते हैं ना वर्ड कि फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर में बहुत सारी कंडीशन है। सिंपल नॉर्मल क्रैक होना, क्रैक ऑफ द बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर, ठीक है ना, उसका टूट जाना। लेकिन कई बार ऐसे होता है हमें पेन बहुत होती है, स्वेलिंग होती है, लेकिन जो कांटेक्ट है बोन का वो डिस नहीं हुआ होता, उसे हम आम सुनने में आता है हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था, हेयर लाइन,
हेयर लाइन मतलब बाल जो है वो दिखता नहीं है, बारीक है ना बेटा, इसी तरीके की शायद फ्रैक्चर है, जो पूरी तरीके से नहीं टूटी हड्डी, लेकिन वो बिल्कुल नाजुक कंडीशन में। ठीक है, इसमें एक आती है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक का मतलब होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां नहीं अभी बनी होती हैं, मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार वो हिल जाती हैं या टूटती हैं, लेकिन वो बिल्कुल ब्रेक नहीं होने के कारण सिर्फ लटक जाती हैं। जैसे अगर आपने पेड़ की जो सबसे स्टार्टिंग की, या हम कह सकते हैं जो कच्ची ब्रांचेस होती है ना, हरे रंग की होती हैं जिन पर पत्तियां लगी होती हैं, उन्हें कभी तोड़ने की कोशिश करो वो जल्दी टूटती नहीं है, उसमें से जूस निकलता रहता है या फिर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो सिर्फ लटक जाती है। इट मीन्स दे आर ब्रेक बट हैव नॉट लीव द कॉन्टेक्ट विद द अदर, उसे कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, और जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है दैट इज वेरी सीरियस वन, वो बहुत ही सीरियस वन है, क्योंकि उसमें डेथ होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब एक मिनट, अब जो कॉम्प्लेक्स है वो नॉर्मली ब्रेन का, क्योंकि स्कल ने इसे कवर किया, रिब्स ने हमारे हार्ट को, लंग्स को कवर किया, और कई बार होता है जो हेड ऑन कोलिजन्स होते हैं, गाड़ियों का टकराना या किसी भी सीवियर हेड इंजरी आ जाती है, या फिर हमारी जो रिब्स हैं वो क्या हो जाती हैं टूट कर हार्ट में गई, इंस्टेंट फैटल है, इंस्टेंट डेथ है, लीवर में चली गई, ठीक है, कभी भी या लंग्स में चली गई तो हमारी डेथ। Such types of fractures are called a complex fracture. ठीक है बच्चा, देखिए, थैंक यू फॉर दिस।